कभी आपको ऐसा लगा है कि आप अपने शरीर में हैं ही नहीं? जैसे सब कुछ हो तो रहा है, लेकिन आप उसमें शामिल नहीं हैं, बस दूर खड़े देख रहे हैं, जैसे कोई सपना चल रहा हो। शरीर आपका है, आवाज आपकी है, जिंदगी आपकी है, लेकिन फिर भी सब कुछ किसी और का लग रहा है। आप हंसते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, पर अंदर से सब कुछ खोखला लगता है, जैसे आप हैं भी और नहीं भी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक समरी के एक ऐसे एपिसोड में जो शायद आपकी उस बेचैनी को आवाज दे सके जिसे आपने अब तक शब्दों में नहीं बांधा था। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद गहरी और इमोशनल किताब की, जिसका नाम है फीलिंग अनरियल। ये किताब उन लाखों लोगों की कहानी है जो बाहर से नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटी हुई जिंदगी जी रहे हैं। एक ऐसी स्थिति जिसमें इंसान को लगता है कि वह खुद को महसूस नहीं कर पा रहा, और ये भावना सालों तक साथ रहती है। इस मानसिक अवस्था को कहते हैं डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर या डीपीडी। इस किताब को लिखा है दो लोगों ने, एक डॉक्टर और एक वो जो खुद इस डिसऑर्डर से जूझ चुके हैं। डॉक्टर डैफ्नी सिमियन एक जानी पहचानी साइकाइट्रिस्ट हैं, जिन्होंने न्यूयॉर्क के माउंट साइनाई मेडिकल सेंटर में इस डिसऑर्डर पर लंबे समय तक क्लिनिकल रिसर्च की। वहीं जेफरी अबुगेल खुद एक सफरर रहे और उन्होंने अपने अनुभवों को आवाज दी ताकि जो लोग इस कंडीशन को समझ नहीं पाते वो भी इसकी गहराई में उतर सकें। इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर इस किताब में न्यूरोसाइंस, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी और असली कहानियों का ऐसा मेल प्रस्तुत किया है जो न सिर्फ जानकारी देता है बल्कि दिल से समझने में मदद करता है। डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इसे समझना सबसे मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसमें इंसान को कोई बाहरी चोट या घाव नहीं होता, दर्द अंदर होता है, इतना गहरा कि कभी कभी व्यक्ति खुद को ही महसूस नहीं कर पाता। डीपीडी एक डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है। इसमें दिमाग किसी भी मानसिक या भावनात्मक दर्द से खुद को बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच बना लेता है, डिस्कनेक्ट कर देता है आपके शरीर से, आपकी सोच से, आपके इमोशंस से। कई लोग बताते हैं कि उन्हें लगता है जैसे वो कोई रोबोट बन गए हों, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ भी अलाइव नहीं लगता। एक केस स्टडी में एक लड़की ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी फिल्म के पीछे बैठी हूं, सब देख रही हूं, लेकिन कुछ भी मेरे साथ नहीं हो रहा। एक और मरीज ने कहा, ऐसा है जैसे मैं अपनी ही बॉडी के अंदर एक ताबूत में बंद हूं, जिंदा हूं लेकिन दफन। इस डिसऑर्डर की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि इसे महसूस किया जा सकता है, पर आसानी से बताया नहीं जा सकता। शब्द कम पड़ जाते हैं और समाज समझने को तैयार नहीं होता। और अक्सर जब यह एहसास आता है तो इंसान सोचता है, क्या मैं पागल हो रहा हूं? लेकिन सच यह है कि डीपीडी कोई पागलपन नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। अक्सर अत्यधिक स्ट्रेस, ट्रॉमा या एंजाइटी के बाद एक्टिवेट होता है। डीपीडी में व्यक्ति खुद को अपनी भावनाओं से अलग थलग महसूस करता है और कभी कभी उसे दुनिया भी नकली सी लगती है, जैसे सब कुछ एक सिमुलेशन हो। और यही इस किताब का पहला बड़ा योगदान है। ये आपको ये बताती है कि आप अकेले नहीं हैं। ये अनुभव रेयर नहीं बल्कि मिसअंडरस्टूड है। डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर की सबसे तकलीफदेह बात यह नहीं है कि आप खुद को खो चुके हैं, बल्कि यह है कि जब आप मदद लेने जाते हैं तो सामने वाला आपको गंभीरता से ही नहीं लेता। बहुत से लोगों ने बताया कि जब उन्होंने थेरेपिस्ट या साइकाइट्रिस्ट से अपनी फीलिंग्स शेयर की तो जवाब मिला, तुम्हें बस एंजाइटी है, थोड़ा स्ट्रेस्ड हो, या फिर सबसे डरावना, तुम्हें शायद साइकोसिस हो रहा है। और यहां से शुरू होता है स्टिग्मा का असली बोझ। जब खुद प्रोफेशनल्स इस डिसऑर्डर को पहचानने में चूक जाते हैं तो एक मरीज कैसे समझे कि वो क्या झेल रहा है? एक रिव्यूअर ने लिखा, इस किताब ने मुझे वो भाषा दी जिसकी मुझे सालों से तलाश थी। मैंने अब तक जो महसूस किया वो कोई इमेजिनरी चीज नहीं थी, वो सच था। इस किताब का एक बड़ा मकसद यही है, वैलिडेशन देना, यह बताना कि डिपर्सनलाइजेशन एक अलग साइकोलॉजिकल स्थिति है जो एंजाइटी और डिप्रेशन के साथ दिख सकती है, लेकिन उनसे अलग है। किताब में कहा गया है, डीपीडी को डिप्रेशन या एंग्जायटी की तरह ट्रीट करना वैसा ही है जैसे बुखार के लिए सिर का इलाज करना, क्योंकि कारण कुछ और है और इलाज भी। और वैलिडेशन का असर सिर्फ इलाज में नहीं दिखता, बल्कि उसमें भी दिखता है कि एक इंसान खुद को कितना पागल समझता है या नहीं। जब कोई मरीज पहली बार यह सुनता है कि तुम जो महसूस कर रहे हो
वो एक पहचान की गई स्थिति है, तो वो अकेला महसूस करना बंद कर देता है। उसे लगता है कि उसकी तकलीफें का कोई नाम है, कोई पहचान है। किताब एक और बात बार बार दोहराती है कि डीपीडी को सिर्फ मेडिकल लेंस से नहीं देखना चाहिए। लिटरेचर, फिलॉसफी, आर्ट, इन सभी में ऐसे अनुभवों का जिक्र रहा है। ये मानसिक बीमारी के साथ साथ एक मानव अनुभव भी है। और जब समाज इस डिसऑर्डर को सच में समझेगा, तभी स्टिग्मा खत्म होगा और हीलिंग शुरू। हम आमतौर पर डीपर्सनलाइजेशन को एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरह समझते हैं, एक ऐसी स्थिति जहां इंसान खुद से कट जाता है। लेकिन इस किताब में एक दिलचस्प और गहरा दृष्टिकोण भी है कि यही डिस्कनेक्ट कुछ खास परिस्थितियों में स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत भी हो सकता है। किताब में बौद्ध विचारधारा का जिक्र आता है, जहां चेतना की अवस्थाओं को स्टेप बाय स्टेप पार करने की बात होती है। बौद्ध ध्यान, मेडिटेशन का अंतिम लक्ष्य पन्ना यानी अल्टीमेट इंसाइट या ज्ञान की प्राप्ति। लेकिन सोचिए, अगर कोई इस रास्ते पर बिना तैयारी के अचानक पहुंच जाए, तो वो अनुभव एनलाइटनिंग नहीं बल्कि टेरिफाइंग हो सकता है। लेखक कहते हैं, डीपर्सनलाइजेशन एक अनचाही रोशनी की तरह है जो बिना वार्निंग के आपकी पहचान की दीवारें गिरा देती है। यहां एक गहरी बात छिपी है। जब हम खुद को खोते हैं, तो कभी कभी वो अहम ही हटता है जो हमें बांधता है, और शायद तब हमें एक नई चेतना का अनुभव होता है, जहां सब कुछ ब्लरी और अनजाना तो लगता है, पर वहीं से नए अर्थ भी जन्म लेते हैं। कई लोगों के लिए डिसोसिएशन एक खतरे की घंटी है, लेकिन कुछ के लिए ये एक शरण स्थली बन जाती है, एक सेफ स्पेस जहां दर्द, ट्रॉमा और बाहरी शोर से दूरी मिलती है। इसीलिए किताब में कहा गया है, कुछ लोग जिनका डीपीडी लंबे समय से है, उसे डिस्ट्रेसिंग नहीं मानते, बल्कि उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है, जैसे कोई कंफर्ट जोन जिसमें रिट्रीट किया जा सकता है। हालांकि यह स्थिति विजनरी या आर्टिस्टिकली गिफ्टेड बनने का रास्ता नहीं बनती, जैसा कि कुछ मिस्टिक थ्योरीज दावा करती हैं। ऐसे उदाहरण रेयर होते हैं, लेकिन यह जरूर होता है कि व्यक्ति खुद से इतने गहरे सवाल पूछने लगता है, जैसे मैं कौन हूं? क्या मेरी आइडेंटिटी मेरे विचारों से अलग है? क्या यह शरीर मेरा घर है या मेरा पिंजरा? इस स्तर की सोच तक पहुंचना डरावना भी है और अवेकनिंग जैसा भी। शायद इसीलिए लेखक एक पावरफुल मेटाफोर देते हैं, खुद को पूरी तरह खो देना, फिर राख से फिर से उठना, जैसे कोई फीनिक्स। डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ बड़े होने पर हो। कई लोगों के लिए इसकी शुरुआत बचपन से ही होती है, जब वे दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसी समय उनके भीतर कुछ कट हो जाता है। किताब में एक बच्चा याद करता है, जब वह टीवी देख रहा था तो उसे लगा जैसे कमरे की दीवारें पीछे हट रही हैं और वह खुद को बाहर से देख रहा है, जैसे शरीर के पीछे कहीं से। उस समय उसे यह अनुभव समझ नहीं आया, पर वह डर, वह दूरी, वह अनरियल एहसास हमेशा के लिए उसके भीतर बस गया। एक अन्य कहानी में एक युवती बताती है कि कैसे उसे लगता था जैसे वह एक कांच के पर्दे के पीछे से दुनिया देख रही है, हर चीज ब्लरी, हर भावना म्यूट। ये वो अनुभव हैं जिन्हें शब्दों में लाना मुश्किल होता है, और यही वजह है कि इन्हें अक्सर इमेजिनरी कह दिया जाता है। एक महिला जो मां बन चुकी थीं, उन्होंने किताब में बताया कि उन्हें सालों तक लगा कि वे पागल हो रही हैं। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस अनुभव का एक नाम है, डिपर्सनलाइजेशन, तो उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने कहा, मुझे उन लोगों से जलन होती थी जो खुद में पूरी तरह मौजूद होते थे, पर कभी कभी मैं उन्हें देखती थी और सोचती थी, क्या उन्हें अपने भीतर झांकने की हिम्मत है? यह लाइन आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या हम सब पूरी तरह कनेक्टेड होते हैं, या हमने भी बस कनेक्शन का एक सोशल वर्जन पहन रखा है? कई लोग कहते हैं, मुझे लगता है मैं कोई वीडियो गेम खेल रहा हूं जिसमें कंट्रोलर किसी और के हाथ में है, या मैं हर इमोशन को महसूस तो करता हूं, लेकिन जैसे किसी मूवी के साउंड ट्रैक की तरह सिर्फ बैकग्राउंड में। इन कहानियों को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे किताब के हर पन्ने में कोई आपके दर्द को आवाज दे रहा है, वो दर्द जिसे आपने कभी बोलने की हिम्मत नहीं की। और शायद यहीं से हीलिंग की शुरुआत होती है, जब किसी और की कहानी में हमें खुद की परछाई नजर आने लगती है। जब कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं खुद को महसूस नहीं कर पा रहा, तो अक्सर जवाब आता है, ये तो एंजाइटी है, कुछ हफ्तों की दवा लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहीं सबसे बड़ा भ्रम जन्म लेता है। किताब में साफ कहा गया है, डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर कोई सेकेंडरी सिम्टम नहीं है। यह अपने आप में एक अलग साइकोलॉजिकल स्थिति है,
जिसकी जड़ें, प्रभाव और इलाज तीनों अलग हैं। हाँ, कई बार डीपीडी एंजाइटी और डिप्रेशन के साथ आता है, लेकिन ये उनसे जुड़ा हुआ परिणाम नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र अवस्था है। एंजाइटी में व्यक्ति ज्यादा हाइपर अवेयर होता है, उसका दिमाग तेजी से सोच रहा होता है, बॉडी अलर्ट रहती है। डीपर्सनलाइजेशन में ठीक उल्टा होता है, सब कुछ म्यूट हो जाता है, इमोशंस डल हो जाते हैं और व्यक्ति खुद को किसी बाहर खड़े इंसान की तरह देखने लगता है। किताब में एक पावरफुल लाइन है, डीपर्सनलाइजेशन इज डिसोसिएटिव। जहां शरीर खतरे को रिस्पॉन्ड करता है फाइट या फ्लाइट से, वहीं डीपीडी में इंसान डिसोसिएट करता है, जैसे दर्द से बचने के लिए खुद को मन से अलग कर ले। और यही चीज इसे डिप्रेशन से भी अलग बनाती है। डिप्रेशन में व्यक्ति दुखी होता है, खाली होता है, जबकि डीपीडी में व्यक्ति खुद से डिस्कनेक्टेड होता है। वो दुख को भी ठीक से महसूस नहीं कर पाता। एक रिव्यूअर ने लिखा, मैं एंटी डिप्रेसेंट्स लेता रहा, थेरेपी करता रहा, पर कुछ नहीं बदला, क्योंकि मैं जो झेल रहा था वो डिप्रेशन नहीं, डीपर्सनलाइजेशन था। डीपीडी की यही जटिलता इसे और तकलीफदेह बना देती है, क्योंकि जो इलाज एंजाइटी और डिप्रेशन में कारगर होते हैं वो यहां अक्सर काम नहीं करते। और जब समाज, डॉक्टर, यहां तक कि खुद सफरर भी इस फर्क को नहीं पहचानता, तो हीलिंग की जर्नी वहीं रुक जाती है। किताब का यही मिशन है, इस डिसऑर्डर को उसकी असली पहचान दिलाना, ताकि सफरर्स को सिर्फ दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं, बल्कि सही डायग्नोसिस, सही अंडरस्टैंडिंग और सही डायरेक्शन मिल सके। डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर सिर्फ भावनाओं से डिस्कनेक्ट नहीं करता, यह आपकी आइडेंटिटी यानी आपकी स्वभावना को ही झकझोर देता है। आप आईने में देखते हैं, चेहरा वही है, आंखें वही हैं, लेकिन अंदर से कोई मौजूद नहीं लगता। जैसे ये शरीर आपका नहीं, किसी और का है, और आप बस उसे ऑपरेट कर रहे हैं बिना फीलिंग के। किताब में इसे एक शब्द में समेटा गया है, फीलिंग अनरियल। जैसे आप और आपके आसपास की दुनिया नकली हो गई हो। हर इमोशन, हर इंटरेक्शन एक परफॉर्मेंस जैसा लगता है, जिसमें आपका हिस्सा मैकेनिकल है। एक केस स्टडी में मरीज ने कहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी किसी और ने लिखी है और मैं बस लाइंस बोल रहा हूं, बिना मतलब, बिना भावना, बिना आत्मा। इस किताब में यह बात बेहद सुंदर और स्पष्ट ढंग से कही गई है कि हमारी आइडेंटिटी कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि एक अनुभव है जो पल पल बनता है। लेकिन जब वो अनुभव ही कट जाए तो मैं कौन हूं इसका सवाल सिर्फ दर्शन शास्त्र नहीं, एक इमरजेंसी बन जाता है। डीपीडी वाले लोग अक्सर कहते हैं, मैं जानता हूं कि ये मेरा शरीर है, ये मेरे विचार हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं और हूं या शायद कहीं भी नहीं हूं। और यही एग्जिस्टेंशियल पेन उन्हें सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है। कुछ लोग तो अपने नाम, अपनी यादें, अपने रिलेशनशिप्स तक को एक फिल्म रील की तरह देखने लगते हैं, जो कभी उनके थे, लेकिन अब उनमें लाइफ नहीं बची। और यही डिस्कनेक्ट आइडेंटिटी क्राइसिस को जन्म देता है। लेखक कहते हैं, जब आप खुद को महसूस नहीं कर सकते तो दुनिया से जुड़ाव भी टूटने लगता है। यानी यह डिसऑर्डर सिर्फ आपके भीतर ही नहीं, आपके संपूर्ण अस्तित्व पर असर डालता है। और ऐसे में यह किताब एक एंकर बनती है, एक ऐसा सहारा जो कहती है, तुम खोए जरूर हो, लेकिन पूरी तरह अकेले नहीं हो। जब कोई दर्द शारीरिक हो तो हम दवा, सर्जरी या आराम का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन जब दर्द हमारी चेतना में हो, जब हम खुद को ही ना महसूस कर पा रहे हो, तो इलाज की परिभाषा ही बदल जाती है। डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर का सबसे मुश्किल पहलू यही है, इसका इलाज एक सीधा रास्ता नहीं है, जादुई गोली है, ना कोई यूनिवर्सली इफेक्टिव थेरेपी। किताब में बताया गया है कि कुछ लोगों को कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) से लाभ मिला है, खासतौर पर तब जब डीपीडी किसी ट्रॉमेटिक इवेंट या एंजाइटी के साथ जुड़ा हो। CBT उन्हें अपने विचारों और अनुभवों के बीच दूरी को पहचानने और स्वीकारने में मदद करती है। कई केसों में कुछ एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस ने भी कुछ राहत दी है, लेकिन ये प्रभाव हमेशा स्थायी नहीं होता। कुछ लोगों को माइंडफुलनेस, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज या इवन एक्सप्रेसिव आर्ट्स जैसे जर्नलिंग और पेंटिंग से भी कंफर्ट मिला है, क्योंकि वो उन्हें अपने शरीर और सोच से फिर से जोड़ने में मदद करते हैं। लेकिन किताब एक बात को बहुत साफ करती है, वन साइज फिट्स ऑल इलाज डीपीडी में नहीं चलता। हर व्यक्ति का अनुभव यूनिक होता है, इसलिए इलाज भी वैसा ही होना चाहिए, व्यक्तिगत, धीरे धीरे, बिना जल्दबाजी के। एक रिव्यूअर ने लिखा, यह किताब कोई जादुई समाधान नहीं देती,
लेकिन वो पहली चीज थी जिसने मुझे बताया कि मेरे अनुभव असली हैं और मैं अकेला नहीं हूं। और कई बार हीलिंग वहीं से शुरू होती है, जब हमें भरोसा हो जाए कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो इमेजिनरी नहीं बल्कि एक्सप्लेनेबल है। लेखक ये भी बताते हैं कि कई बार सबसे पहला स्टेप होता है एक्सेप्टेंस। जब हम इस उम्मीद को छोड़ देते हैं कि मैं कल सुबह उठकर फिर से नॉर्मल हो जाऊंगा, तब हम धीरे धीरे अपने अनुभवों को समझने और संभालने की क्षमता पाते हैं। यह किताब रीडर्स को फॉल्स होप नहीं देती, बल्कि एक ग्राउंडेड, साइंटिफिक और कंपैशनेट दृष्टिकोण देती है। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, सच्चाई के साथ सहानुभूति। डिपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर का सबसे खतरनाक पहलू उसका अकेलापन है। जब कोई कहता है मुझे लगता है मैं असली नहीं हूं, तो अक्सर जवाब मिलता है ऐसा मत सोचो, बस ध्यान भटका लो, तुम ज्यादा सोचते हो। लेकिन ये जवाब उस इंसान को और ज्यादा गहराई में धकेल देते हैं, जहां न कोई समझने वाला होता है, न कोई लैंग्वेज जिससे वो अपने दर्द को बयान कर सके। इसीलिए फीलिंग अनरियल जैसी किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। एक रिव्यूअर ने लिखा, इस किताब ने मुझे बताया कि मेरी कंडीशन का नाम है, मेरे जैसा महसूस करने वाले और भी लोग हैं, और मैं पहली बार अकेला नहीं हूं। किताब के पन्नों में सिर्फ मेडिकल फैक्ट्स नहीं हैं, वहां एम्पैथी है, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस हैं और एक मैसेज है, तुम जो महसूस करते हो वो वैलिड है। और वैलिडेशन ही हीलिंग का पहला दरवाजा खोलता है। जब कोई कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, तो वो पल, वो सिंपल कनेक्शन एक टूटे हुए इंसान को फिर से जोड़ सकता है। किताब रीडर्स को एनकरेज करती है कि वो अपनी कम्युनिटी खोजें, चाहे वो थेरेपी ग्रुप हो, ऑनलाइन सपोर्ट हो या कोई ट्रस्टेड फ्रेंड, क्योंकि आइसोलेशन डीपीडी को और गहरा बना सकता है, लेकिन कनेक्शन उसे धीरे धीरे पिघला सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उम्मीद। किताब ये नहीं कहती कि कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये जरूर कहती है कि अगर आज तुमने अपने अनुभव को स्वीकार कर लिया, तो कल शायद वो थोड़ा हल्का महसूस होगा। ये किताब दवा नहीं है, लेकिन ये एक मिरर है जो कहता है तुम अभी भी हो, भले ही तुम्हें खुद का एहसास न हो रहा हो। अगर आप अब तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहे हैं, तो शायद आपके दिल में भी वो सवाल कभी ना कभी उठा होगा, क्या मैं अकेला हूं जो ऐसा महसूस करता हूं? और अगर इस ने आपके भीतर कुछ छू लिया है, अगर किसी पंक्ति में आपने खुद की परछाई देखी है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। डिपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर के अनुभव को समझना आसान नहीं, लेकिन एक दूसरे की आवाज बन जाना, यही शुरुआत है हीलिंग की। इसलिए हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, क्या आपने कभी खुद से डिस्कनेक्ट महसूस किया है? क्या कभी जिंदगी एक सपना सी लगी है? आपका एक छोटा सा कमेंट किसी और के लिए उम्मीद की रोशनी बन सकता है, क्योंकि जब हम अपने अनुभव बांटते हैं तो दर्द थोड़ा कम और कनेक्शन थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों को आपके लिए लेकर आते हैं। और हाँ, अगर आप इस वीडियो की स्क्रिप्ट का पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट में पीडीएफ लिखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका समय, आपका ध्यान और आपकी संवेदनशीलता हमारे लिए अनमोल है। जय हिंद।